बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हम सेंट्रल एशिया कर रहे थे। दोबारा से थोड़ा सा मैं रिकैप दे देता हूँ। सेंट्रल एशिया है कहाँ। पाकिस्तान को जब आप देखें अपने मुल्क को, तो अपने मुल्क के बाएं तरफ यानी वेस्ट की तरफ अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान से ऊपर जो 5 तान हैं, जैसे कि ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये जो 5 तान हैं ये कोर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया है। लेकिन सेंट्रल एशिया के आसपास के इलाके भी सेंट्रल एशिया में आते हैं। मसलन आसपास के इलाके कौन से हैं? ये अफ़गानिस्तान उसके साथ लगता है, ये भी सेंट्रल एशिया में कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा चाइना लगता है। चाइना का वो पार्ट जो कि मुसलमानों का पार्ट है, यानी सिंकियांग, वो भी सेंट्रल एशिया का पुराना हिस्सा रहा है। और उसके अलावा सेंट्रल एशिया स्टेट के ऊपर जो रशिया का हिस्सा है वो वाला भी, और रशिया का जो ये वाला हिस्सा है इसके साथ जो वेस्ट साइड के ऊपर है वो सारा मुस्लिम है। मुस्लिम कॉकेशिया यानी कॉकसस का रीजन, जहाँ पे चेचनिया है, दागिस्तान है, इंगिश्तिया है, यानी यहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। और अब तो अच्छे खासे कंजर्वेटिव और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स यहाँ पे आबाद हैं। अगर हम इस तरफ को देखें, ये वाला हिस्सा ही आप देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया, ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी लैंडलॉक्ड सी है, और कैस्पियन सी जो है उसके करीब करीब के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि काज़ाकिस्तान लगता है और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान लगता है, तो कैस्पियन सी के नीचे भी और कैस्पियन सी के साथ साथ वाले हिस्सों में बहुत सारा ऑयल और गैस पड़ी हुई है। फिर उसके बाद कैस्पियन सी को क्रॉस करें तो इस हिस्से के ऊपर आज़रबाईजान है और आर्मीनिया है। ये दोनों कंट्रीज़ भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में आती हैं। उससे नीचे आए तो ईरान भी है। यानी कि ये हिस्सा जो कोर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया है वो और उसके आसपास के सराउंडिंग के एरियाज़ ये भी सेंट्रल एशिया में जोग्राफर्स गिनते हैं। सेंट्रल एशिया का पुराना नाम तुर्किस्तान होता था। तुर्किस्तान का मतलब है कि ये वाला हिस्सा जो इस वक्त सेंट्रल एशियन स्टेट्स का हिस्सा है, और उसके साथ ये वाला हिस्सा जो कि आप समझें जो इस वक्त चाइना में है, ये तुर्किस्तान का हिस्सा होता था। तुर्किस्तान का ये इलाका कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली ने फ़तह किया था। कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली, जिसको हज्जाज बिन यूसुफ ने इराक़ से भेजा था। उस वक़्त तो इसका नाम इराक़ नहीं था, यानी कि कूफा का जब वो गवर्नर था तो उसने कुतैबा बिन मुस्लिम बाली को भेजा था, क्योंकि कुतैबा बिन मुस्लिम बाली उसी ज़माने में आए थे जब मोहम्मद बिन कासिम जो है इस यहाँ पे सिंध में आए थे, यानी 712 के करीब करीब। तो कुतैबा बिन मुस्लिम बाली को भेजा था ये सारा तुर्किस्तान का इलाका फ़तह करने के लिए। तुर्किस्तान की बहुत बड़ी स्टेट थी, और उसके बाद फिर चाइना को फ़तह करने के लिए। जब उन्होंने ये वाला हिस्सा फ़तह कर लिया और यहाँ पे आके बैठ गए, तो उन्होंने अपने एक एम्बेसडर को, जिनका नाम था हुबैरा बिन मशरा, उनको भेजा खाकान के पास, जो कि चाइना का उस बादशाह कहलाता था, इस मैसेज के साथ कि अगर तुमने जिजिया हमें ना दिया तो फिर मेरे सरदार ने कसम खाई है कि वो यहाँ से जब उस वक़्त तक नहीं जाएगा जब तक तुम लोगों से जिजिया वसूल नहीं कर लेता। यानी उन्होंने ऑप्शन भेजे कि या जिजिया दो और या फिर हम आप पर अटैक करेंगे या वॉर करो। तो पहले पहले तो खाकान ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन उसके बाद जब जो है उसके मशीरों ने 1-2 दिनों में उसे समझाया कि मुसलमान एक बहुत बड़ी पावर है और वो पूरा तुर्किस्तान को फ़तह करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और दूसरी तरफ ये उस वक़्त का पर्शिया और ये इस वक़्त का पाकिस्तान यानी इंडिया तक वो आ चुके हैं। उनके साथ मुकाबला करना ग्राउंड रियलिटीज़ के ख़िलाफ़ है। हमें उन्हें जिजिया देकर उनकी मास्टरशिप या ऑनरशिप को कबूल कर लेना चाहिए। तो उन्होंने जिजिया भेजना शुरू कर दिया। मगर कुतैबा बिन मुस्लिम बाली यहीं पर रहे, वो वापस ना गए, क्योंकि वो इंतज़ार करते रहे कि कब जिजिया भेजना बंद करेगा खाकान और वो ये इलाका फ़तह करके तो फिर वापस जाएंगे। मगर उसी असना में मुसलमान खिलाफत चेंज हो गई। तो जो अगले खलीफा थे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, उनको हज्जाज बिन यूसुफ के ऊपर बहुत गुस्सा था, क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ एक बड़ा ही जालिम किस्म का शख्स था। उसने सहाबियों को भी कत्ल किया हुआ था, शहीद किया था।
तो इस वजह से उसने उसके भेजे हुए जितने भी कमांडर्स थे या उनको मरवा दिया या वापस बुला के जेलों में डाल दिया, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम को भी वापस बुला के जेल में डाल दिया और यहाँ पर कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली को भी वापस बुलाकर बल्कि वहीं पे ही कत्ल करवा दिया एक रिबेलियन में। तो इस तरीके से कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली सिर्फ ये तुर्किस्तान का इलाका फ़तह कर सके, यानी काशगर के इलाके तक ही रह सके, लेकिन ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इलाका रहा है। यहीं पे ही खीवा है, यहीं पे सेंटर में ताशकंद, खीवा, बुखारा और इसके अलावा समरकंद और इसके अलावा फ़रगाना की वैली, ऑलमोस्ट इस जगह के ऊपर फ़रगाना की वैली है। फ़रगाना एक स्टेट थी जिसके ऊपर बाबर हुकूमत करता था। आप लोगों को याद होगा कि बाबर जो है, पता होगा कि बाबर जो है वो पहले मुग़ल रूलर थे और उन्होंने ही मुग़ल डायनेस्टी को बनाया था हिंदुस्तान में। बाबर जो है वो तैमूर लुंग का पोता था और ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो आपस में लड़ रही थी, छोटे छोटे हिस्से थे सबके। तो ये फ़रगाना वैली जो है, यहाँ से बाबर जो है वो निकला अपने कज़न के साथ लड़ाई करने के लिए और समरकंद के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, क्योंकि समरकंद जो था वो तैमूर का एक कैपिटल था और सेंटर था किसी ज़माने में। तो हर शहज़ादे की ख्वाहिश थी कि वो समरकंद के ऊपर कब्ज़ा करे, लेकिन वो समरकंद पे तो कब्ज़ा ना कर सका और पीछे से फ़रगाना वैली के ऊपर भी किसी और ने कब्ज़ा कर लिया और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए भागा। कहाँ? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में काबुल और कंदाहार को उसने फ़तह कर लिया और इसी को लॉन्चिंग पैड बनाकर, क्योंकि पीछे जाने का रास्ता तो था नहीं, प्रिंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसको पीछे नहीं आने देंगे, तो उसने इसको बना के लॉन्चिंग पैड तो हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया। हिंदुस्तान में भी जो उस वक़्त की लोधी डायनेस्टी थी दिल्ली में, तो लोधी डायनेस्टी के जो मुखालफीन थे ख़ास तौर पे पंजाब के एरिया में और ख़ास तौर पर यहाँ पे एक राणा संघा था जो राजपूताना का प्रिंस था, उन्होंने सपोर्ट किया बाबर को लोधी डायनेस्टी को ख़त्म करने के लिए और उनका ख्याल था कि तैमूर लुंग की तरह वो यहाँ पर आएगा, अपने दादा की तरह लूट मार करेगा और वापस चला जाएगा। मगर बाबर वापस नहीं गया क्योंकि वापस जाने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। इसलिए बाबर ने यहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी कायम की और फिर 1857 तक ये मुग़ल डायनेस्टी रही। बाबर और उसके जो डिसेंडेंट्स थे अपने आप को तैमूरी ख़ानदान कहते थे, लेकिन ब्रिटिश ने उनकी नफ़रत में उनको मुग़ल्स कहना शुरू कर दिया, जिससे वो नफ़रत करते थे। मुग़ल्स अपने आप को नहीं कहलवाते थे क्योंकि मंगोलों के साथ अपना ताल्लुक़ नहीं जोड़ना चाहते थे। ये थोड़ा सा आपको मैंने रिकैप कर दिया। अब हम आते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स की एक और जो है वो टर्म है ग्रेट गेम। ये ग्रेट गेम, इसके बारे में अक्सर औक़ात आप रेफरेंस देते हैं और रेफरेंस में लिख भी सकते हैं मुख्तलिफ पेपर्स में। व्हाट इज़ ग्रेट गेम? ग्रेट गेम सिंपली मतलब है जब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत करते थे हिंदुस्तान में, इस जगह पर ब्रिटिश हुकूमत करते थे हिंदुस्तान में और इस जगह तक, यानी ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी उस वक़्त ज़ार रूस के इन्फ्लुएंस के अंडर थीं। तो ज़ार रूस और ब्रिटिश जो इंडिया के ऊपर हुकूमत करते थे, इनके दरमियान में स्ट्रगल थी कि कौन अफ़गानिस्तान और उसके बाद फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस ज़्यादा रखेगा। इस पर ब्रिटिश ने वॉर्स भी की हैं अफ़गानिस्तान के साथ, जो अफ़गान वॉर्स हैं, और उसमें शिकस्त भी खाई है, लेकिन कई अगली वॉर्स में उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस भी हासिल कर लिया, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ऊपर। तो उसको कहते हैं ग्रेट गेम। तो ग्रेट गेम था जो टर्म इस्तेमाल होती है, दैट वाज द स्ट्रगल और टग ऑफ वॉर फॉर गेटिंग इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स इंक्लूडिंग अफगानिस्तान बिटवीन द ब्रिटिश which had occupied India and the Tsar Rus. Tsar was the dynasty of Rus till 1917. Okay, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अफ़गानिस्तान है फिर उन्होंने बफर स्टेट कायम कर लिया। अफ़गानिस्तान जो है इस वक्त जो मॉडर्न अफ़गानिस्तान की जो सरहदें हैं वो ब्रिटिश इंडिया और जो उधर रूस था उनके दरमियान में मुआहदे के तहत
इसको बफर स्टेट बनाया गया। बफर स्टेट का मतलब है कि ना हमारी सरहदें सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ मिलेंगी यानी रूस के साथ, और ना ही वॉर होगी, क्योंकि हमेशा सरहदों के ऊपर वॉर होती है, बॉर्डर्स के ऊपर। तो आपने देखा फिर इन दोनों के दरमियान मुआहदे की वजह से अफ़गानिस्तान को ये छोटा सा कॉरिडोर भी मिल गया जिसको वाखान का कॉरिडोर कहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहा जाता है कि रूस ने थोड़ी सी जगह जो ताजिकिस्तान की है वो छोड़ी थी, कुछ किलोमीटर्स की, ताकि ये बफर स्टेट बन सके बिटवीन ब्रिटेन एंड रूस, और आपस में सरहदें ना मिलें और वॉर ना हो सके। तो हम ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो भी इस मुआहदे के तहत थे जो बिटवीन रूस एंड इंडिया हुए थे। अब हम देखते हैं कि 1917 में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया रशिया में। रशिया ये है ऊपर। 1917 में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया जिसको कहते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन, क्योंकि बोल्शेविक जो थे वो पार्टी थी जो कि कम्युनिज्म को एडवोकेट करती थी। तो 1917 के बाद इस एरिया में 1920s के डेकेड में कम्युनिस्ट्स ने इसके ऊपर ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया, इन्फ्लुएंस बना लिया, अपने सैटेलाइट्स इनको बना ली, और उसके बाद से फिर कम्युनिस्ट्स ही इसके ऊपर हुकूमत करते रहे। और 1990s में जब यूएसएसआर के टुकड़े हो गए और 24% यूएसएसआर वेंट आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर, उसमें ये भी हिस्सा था, यानी ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो थी ये भी उसमें मौजूद थी। तो फिर जब यूएसएसआर यहाँ से निकल आया एंड दे गॉट फ्रीडम, ये वाले जो इलाका है इसने जब फ्रीडम हासिल कर लिया तो फिर दोबारा से ग्रेट गेम स्टार्ट हो गई, क्योंकि पता चला दुनिया को कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स में एनर्जी के बड़े बड़े रिजर्व्स हैं, और 1990s में ये समझा जाता था कि एनर्जी इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ ग्लोबल पावर। Any power which has the control over energy resources would be considered the most powerful power. तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में इट वाज टाउटेड कि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिजर्व्स पड़े हुए हैं गल्फ़ की निस्बत जो अरब कंट्रीज़ हैं उससे भी, और इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए तमाम लोग आ गए, इस गेम में शामिल हो गए, जिसमें रशियंस पहले से ही उसकी कम्युनिस्ट हुकूमतें यहाँ पे मौजूद थीं और वो उनको सपोर्ट भी कर रहा था कि उसका इन्फ्लुएंस रहे। चाइना वांटेड द एनर्जी रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और वहाँ से पाइपलाइंस भी निकल के अब यहाँ पे आ रही है जो सिंकियांग का प्रोविंस है। फिर उसके बाद पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, इंडिया भी, ईरान भी, और अमेरिका तो ज़ाहिर है वॉज ए वर्ल्ड पावर, और अमेरिका वांटेड लॉयंस शेयर फ्रॉम दीज सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तो इस वजह से अमेरिका भी, उसको कहते हैं ग्रेट गेम। तो ये सेकेंड ग्रेट गेम स्टार्ट हुई है, हु विल गेट हाउ मच share in the energy resources of Central Asian states. That was called Great Game. It started in 1990s. आपको याद होगा कि 1990s में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी, नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट भी, और फिर उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट भी, शायद ये 1990 से लेकर 1993 तक पहली रही थी, और दूसरी 1996 से लेकर 1999। तो नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था एक, इधर से लाहौर के रायवंड से उन्होंने मोटरवे स्टार्ट करनी थी, और मोटरवे जो है वो पेशावर से होती हुई जाना था काबुल, और फिर उसके बाद इसने सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जाना था। ये वो एरिया था, ये वो टाइम पीरियड था जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स अभी अभी रिसेंटली आज़ाद हुई थी, और ये मोटरवे के प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान में जो 5 स्टार होटल और 4 स्टार होटल में कोई जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने रूम्स बुक करवाए थे, उनके डायरेक्टर्स ने और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, वो गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए तरस रहे थे कि किस तरीके से उस प्रोजेक्ट में हमारे साथ मिल जाएं और हमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पहुंचने के लिए जो है वो रास्ता मिल जाए। तो उस वक़्त पाकिस्तान की प्रोमिनेंस ठीक ठाक थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो वो मोटरवे का प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो सका उस तरीके से जैसे कि उनकी ख्वाहिश थी, और दूसरे नंबर पर अफ़गानिस्तान के अंदर सिविल वॉर ख़त्म ना हो सकी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो नज़र ना आया कनेक्टिविटी का। लेकिन पाकिस्तान की शदीद ख्वाहिश थी कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ कनेक्ट हो जाए, और कनेक्ट होने के बाद
ये एक बड़ी वर्जिन मार्केट थी, बहुत बड़ी मार्केट थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को एक बहुत ज़्यादा बूम मिल सकता था, लेकिन हमने अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी और ईरान ने वो अपॉर्चुनिटी पकड़ ली। ईरान ने तुर्कमेनिस्तान को आने दिया आबादान की पोर्ट, क्योंकि ईरान की ये आबादान की पोर्ट है, पर्शियन गल्फ़ के बिल्कुल हेड के ऊपर ये वाली पोर्ट है उनकी बंदर अब्बास, और ये वाली पोर्ट है चाबहार जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल करीब करीब आती है। तो ईरान ने उनको आने दिया और उसके बाद इंडिया ने भी ईरान को बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पे हाईवेज़ बनी, मोटरवेज़ बनी और कनेक्ट करने की कोशिश की गई सेंट्रल एशियन स्टेट्स को जो कि ईरान के पास है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ईरान का रास्ता नेचुरली शॉर्ट नहीं है, क्योंकि इसमें पहाड़ हैं, इसमें डेजर्ट्स हैं और उसमें से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान का रास्ता नेचुरली शॉर्ट है सेंट्रल एशियन स्टेट से लेकर अब तक, लेकिन अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी की वजह से और पाकिस्तान में बेहतरीन गवर्नेंस ना होने की वजह से, वीक इंस्टीट्यूशंस की वजह से हमारे जो हक बनता था सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पहुंचने का, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को रास्ता प्रोवाइड करते पाकिस्तान के ज़रिए से उनकी एनर्जी रिसोर्सेज को आगे सप्लाई करने का, वो हमने लूज़ किया। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो देना भी चाहती हैं दुनिया को, लेकिन वो लैंड लॉक्ड हैं, वो ओपन सी तक नहीं पहुँचती। एक छोटा सा सी है कैस्पियन सी, लेकिन ये कैस्पियन सी भी लैंड लॉक्ड है। तो ग्रेट गेम के बारे में हमने पता किया, और दूसरे नंबर पर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पाकिस्तान भी है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी मौजूद हैं। पहली जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है ECO, लेकिन ECO को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे 1964 में RCD के बारे में। RCD का मतलब है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। अयूब खान के ज़माने में 1964 में RCD को बनाया गया, और ये एक ट्रेड एग्रीमेंट था बिटवीन टर्की, ईरान एंड पाकिस्तान, इन तीनों के दरमियान में ट्रेड होने के लिए। लेकिन ये तीनों के तीनों उस वक़्त अमेरिका के इत्तेहादी थे, एलाइज थे वेस्ट के, और ये तीनों सेंटो का हिस्सा थे, जिनको कहते हैं सेंट्रल एशियन नेशंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो जो कि 1955 में बगदाद पैक्ट के तौर पर बनी थी, लेकिन बाद में बगदाद के निकल जाने के बाद इसको सेंटो का नाम दिया गया। सेंटो 1955 में बनी थी एज बगदाद पैक्ट, लेकिन बाद में इसका नाम सेंटो हो गया, सेंट्रल एशियन नेशंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये 3 कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट थीं, बाकी भी कंट्रीज़ मौजूद थीं, लेकिन ये 3 कंट्रीज़ मौजूद थीं, प्रो अमेरिका और प्रो वेस्ट। तो कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ चूँकि सेंटो बनाया था, इसलिए पाकिस्तान, ईरान और ये टर्की है, ये टर्की, ये ईरान और ये पाकिस्तान, इनके दरमियान में ये ट्रेड पार्टनरशिप थी। कराची से लेकर एक कोयटा तक जाती थी, या कोयटा से एक निकलती थी RCD। आप समझें कि पाकिस्तान से निकलती थी एक सड़क, रोड RCD, और वो ईरान जाती थी, ईरान से होकर टर्की जाती थी। तो पिछले दिनों एक बुज़ुर्ग से बात हुई और उन्होंने बताया, क्योंकि वो आर्मी में थे, तो उन्होंने बताया कि उस ज़माने में नौजवान जो थोड़े पैसे वाले होते थे, जीप के अंदर टूरिज़म की गर्ज से इसी रोड को पकड़ के ईरान और फिर टर्की जाया करते थे। तो उन्होंने बताया कि हनीमून के लिए वो अपनी मिसेस को लेकर जीप करवाई और उसमें सारा सामान रखा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी रोड से सफ़र करते करते ईरान और फिर टर्की पहुंचे। और कहते हैं टर्की फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करके फिर वो ईस्टर्न यूरोप भी गए, वहाँ से घूम फिर के फिर वो वापस भी आए। तो इस तरीके से वो कहते हैं। लेकिन आज कल वो RCD जो है वो काफ़ी टूट फूट का शिकार हो गई है, उसको दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है। इन तीनों मुल्कों के दरमियान में ट्रेड अच्छी खासी फ्लरिश की 1964 के बाद। लेकिन 1979 में जब ईरानी रेवोल्यूशन आया, 1979 में व्हेन इरानियन रेवोल्यूशन केम, तो ईरान केम आउट ऑफ दिस सेंटो बिकॉज ईरान नाउ वाज एंटी अमेरिका, नॉट प्रो अमेरिका। तो इस वजह से RCD ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब आ गई, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की जो हैं दोनों के दोनों प्रो वेस्ट थे और प्रो अमेरिका थे। और पाकिस्तान तो ख़ास तौर पे 1980s में अफ़गानिस्तान में
अमेरिका की मदद से जंग लड़ रहा था रशिया के ख़िलाफ़, तो ईरान को पाकिस्तान से कुछ थोड़े से कंसर्न्स थे। लेकिन 1985 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कोशिश की गई कि आरसीडी को दोबारा से रिवाइव किया जाए। 1985 में फिर आरसीडी को ईसीओ बना दिया गया। क्या बनाया गया? ईसीओ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए। और ये जो ईसीओ है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? अब इसमें ईरान है, ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी इसमें मौजूद हैं, उसके अलावा अफ़गानिस्तान भी है, आज़रबाईजान भी है। यानी ईरान, टर्की, पाकिस्तान तो हैं मेन कंट्रीज़, लेकिन सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी उसमें मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान समेत और साथ में आज़रबाईजान समेत। आज़रबाईजान तकरीबन इस जगह के ऊपर है, इस जगह के ऊपर आज़रबाईजान मौजूद है। ये जो मैं आपको ये लिख रहा हूँ, आज़रबाईजान ऑलमोस्ट इस जगह के ऊपर मौजूद है। तो ये भी कंट्रीज़ इसमें। तो ईसीओ जो है वो अक्सर औक़ात ये सवाल किया जाता है, यह सवाल उभरता है कि क्या ईसीओ में दम खम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में साक की निस्बत? तो क्वेश्चन का आंसर जो बड़े बड़े एनालिस्ट देते हैं वो कहते हैं कि ईसीओ में बहुत दम है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब होने के लिए 4 से 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, कल्चरल अफिनिटी, यानी कि कल्चर एक जैसा हो। तो हम देखते हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और कल्चरल अफिनिटी मौजूद है। दूसरी तरफ सार्क को देखें तो सार्क में कल्चरल अफिनिटी मौजूद नहीं है। ख़ास तौर पर कल्चरल इश्यूज़ की वजह से ही मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने एक दूसरे से आज़ादी हासिल की। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में रहने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट था, ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी। बंगाल ने या बांग्लादेश ने उस वक़्त बना जब उन्होंने ऐलान किया कि हमारा कल्चर पाकिस्तान के कल्चर से डिफरेंट है। तो कल्चरल अफिनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कल्चरल अफिनिटी मौजूद है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट रीज़न होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ्लरिश करने के लिए, वो है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। और कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट में सबसे पहले तो होता है कल्चरल अफिनिटी, दूसरे नंबर पे होता है अफिनिटी नियरनेस, कि एक दूसरे के साथ बॉर्डर्स मिलें। तो ये बॉर्डर्स ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिलती हैं, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, इंडिया एक मेजर कंट्री है और उसकी एजेस के ऊपर बाकी सारी कंट्री है। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के एजेस के ऊपर सारी कंट्रीज़ हैं। बाकी सारी कंट्रीज़ को इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि उसकी वो अगर कॉरिडोर देगा तो फिर कम्युनिकेशन या ट्रेड हो सकेगी बाकी कंट्रीज़ में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कंट्रीज़ की आपस में विसिनिटी मौजूद है। दूसरी रीज़न इसके लिए होनी चाहिए। तीसरी रीज़न होना चाहिए कॉमन थ्रेट एलिमेंट। तो हम देखते हैं सार्क में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ थ्रेट हैं, कॉमन थ्रेट उनके लिए कोई नहीं है। लेकिन इस यहाँ पर कॉमन थ्रेट एलिमेंट मौजूद है, वो है टेररिज्म, वो है नफ़रत, और वो है फॉरेन इंटरवेंशन। तो ये कॉमन एलिमेंट हम सबको मिलाते हैं। ख़ास तौर पर हमने देखा अफ़गानिस्तान में दाइश का बढ़ना, उस पर ईरान, पाकिस्तान, चाइना और ये सारी कंट्रीज़ एक पेज के ऊपर हैं। वो दाइश को यहाँ पर पनपने नहीं देखना चाहती। इसका मतलब है कि टेररिज्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म है। तो ये तीसरी जो है मेजर रीज़न होती है किसी भी कामयाबी के लिए। नंबर 4, कोई आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। हम देखते हैं सार्क में आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में ऐसे ऐसे इश्यूज़ हैं जो रिज़ॉल्व होने बहुत मुश्किल हैं। इन द नियर फ्यूचर दे वुड बी रिजॉल्व्ड, जैसे कश्मीर है, जैसे वाटर इशू है। इसी तरीके से इंडिया जो है, इंडिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ भी इश्यूज़ हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ उनको छोटी हैं इसलिए उसका इन्फ्लुएंस कबूल कर लेती हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं ईसीओ में किसी मुल्क का किसी दूसरे के साथ आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ नहीं है, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, जैसे ईरान पाकिस्तान और पाकिस्तान ईरान से खफा रहा क्योंकि वो एक दूसरे की प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करते रहे, मगर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जो रिजॉल्व ना हो सके। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के साथ इशू है डेवरेंट लाइन के ऊपर, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है जो उन्होंने अपनी अना का मसला बनाया। 5वें नंबर के ऊपर जो 5वीं चीज़ है वो है कोई भी एक स्टेट हेजमोनिक डिज़ाइंस ना रखे, चौधरी बनने की कोशिश ना करे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसी स्टेट
नहीं है जो हेजमोनिक बनने की कोशिश करे। तो ECO जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडिया सार्क के अंदर हेजमोनिक डिज़ाइंस रखता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ऑलमोस्ट उसकी कॉलोनीज़ के तौर पर सर्व करती हैं, और इवन श्रीलंका और मालदीव्स में भी उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसी हर्डल है इंडिया के सामने जो उसकी हेजमोनिक डिज़ाइंस के सामने रुकावट है। तो हम कह सकते हैं कि ECO के अंदर अच्छा खासा दमखम है। अब हम दूसरी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहती हैं SCO, वो भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के गिर्द घूमती हैं। SCO, ये ECO हमने पढ़ लिया, ग्रेड केम हमने पढ़ ली, ये SCO है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये चाइना में बनी थी, शंघाई के मुकाम के ऊपर, और बनी कब थी? 1996 में शंघाई 5 के नाम से, शंघाई 5 के नाम से ये बनी थी। शंघाई 5 यानी कि 5 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाई थी 1996 में। रीज़न क्या थी? काबुल को कब्ज़े में कर लिया था तालिबान ने, और विद द फॉल ऑफ काबुल the neighboring countries they were scared, they had the concerns कि तालिबान जो हैं वो अमेरिका के पपेट्स हैं, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका की एक कंपनी थी यूनिकोल, एनर्जी कंपनी थी, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स इट वाज पंपिंग इनटू तालिबान तहरीक, क्योंकि पाकिस्तान ने ये गारंटी दिलवाई थी शायद यूनिकोल को कि जो एनर्जी के पाइपलाइंस तुर्कमानिस्तान और बाकी कंट्रीज़ में होंगे उसका ठेका मिलेगा यूनिकोल को। वो अलग बात है कि जब तालिबान आए तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम यूनिकोल के साथ डील नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने अर्जेंटीना की शायद किसी कंपनी को ठेके देने का ऐलान किया जो तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन के ऊपर है। लेकिन यूनिकोल सपोर्ट कर रही थी तालिबान को, और अमेरिका कहीं ना कहीं पीछे से इन्वॉल्व था, जिससे कंसर्न्स थे बाकी कंट्रीज़ को, इसमें ईरान भी शामिल है, चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के। अमेरिका जो है इन्फ्लुएंस चाहता है अफ़गानिस्तान के ऊपर, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर, वही ग्रेड केम जो मैं दोबारा से मैंने आपको पहले टर्म बताई है। फिर उसके बाद उन्होंने 1996 में जब काबुल जो है वो कब्ज़े में आ गया तालिबान के, तो उसके बाद फिर उन्होंने शंघाई 5 बनाई तालिबान को रोकने के लिए। ये तालिबान की जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ हैं उनको उनके आइडियाज़ को आगे जो है वो जाने के लिए। तो उसमें कौन कौन सी जो इम्पॉर्टेंट 2 कंट्रीज़ थी वो रशिया और चाइना थी, ख़ास तौर पे चाइना। फिर उसके बाद 3 सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी जिसमें काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 3 स्टेट्स थीं 1996 में। और उन्होंने कहा कि टेररिज्म सबसे बड़ा एनिमी है, उसको रोकना है, क्योंकि तालिबान से उनको डर था कि तालिबान का जो अफ़गानिस्तान है उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। सिंकियांग के जो मुसलमान हैं वो भी वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जिनको चूगूर मुस्लिम्स बोलते हैं। चूगूर, उनको क्या बोलते हैं? चूगूर। आई थिंक यही स्पेलिंग्स हैं, बट आप कंफर्म कर सकते हो। उनको चूगूर मुस्लिम्स बोलते हैं। और उसके बाद इनका उरुमची जो कैपिटल है यहाँ पर, उरुमची, अब मैं तो ऐसे लिखूँगा लेकिन इसके स्पेलिंग्स कुछ और हैं। तो उरुमची इसका कैपिटल है। चूगूर मुस्लिम्स हैं जो कि अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो चाइना को डर था कि वो जो यहाँ पे जो मुसलमानों की मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एटेम, जिसका नाम था एटेम, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, एटेम, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, क्योंकि यहाँ के मुसलमान समझते हैं कि ये वाला जो एरिया ईस्ट तुर्किस्तान था जिसको मुसलमानों ने फतह किया था, इसको अलग से सेपरेट स्टेट होना चाहिए चाइना के तसल्लुत से आज़ाद। तो एटम को सपोर्ट मिलेगी अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग की वजह से। उसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी इस वक्त जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, और ज़्यादातर सेंट्रल एशिया में जो सेटअप था वो कम्युनिस्ट था, जो कि रशिया सपोर्ट कर रहा था। तो उनको भी डर था कि कहीं ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को और ज़्यादा इम्पीटस मिलेगी अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने की वजह से। दूसरी तरफ रशिया की इस एरिया में जहाँ पे चेचनिया है वहाँ पर भी जिहादी मूवमेंट चल रही थी, तो उनको भी डर था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने से उनको भी एक तरह से पावर मिलेगी। और दूसरा मेजर डर था अमेरिका के, अमेरिका के सपोर्टेड तालिबान अगर यहाँ पर आ गए हैं तो फिर अमेरिका जो है वो पूरे एरिया में इन्फ्लुएंस हासिल करने
की कोशिश करेगा। 2 मेजर कंसर्न्स थे, लेकिन 2001 में जब 9/11 हुआ और उसके बाद अमेरिका वाकई ही अफ़गानिस्तान में आ गया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी उन्होंने मजबूर किया, ख़ासतौर पे किर्गिज़स्तान को, जो कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स की एक कंट्री है, कि हमें दिए जाएं अड्डे, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स की दूसरी स्टेट्स में भी उन्होंने अड्डे बना लिए। तो जो चाइना और रशिया का एक कंसर्न था कि अमेरिका यहाँ पे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में आना चाहता है और यही इसी वजह से वॉर ऑन टेरर का ड्रामा बना रहा है, तो उनका ये जो कंसर्न था वो रियलिटी बनना शुरू हो गया। अमेरिका की इतनी पावर थी 9/11 के बाद 2001 में कि कोई भी कंट्री खुल के अमेरिका को ये नहीं कह सकता था, लेकिन उनको अंदर अंदर कंसर्न थे। इसी वजह से 2001 में जो शंघाई 5 है उसको शंघाई पहले 6 बनाया, और शंघाई 6 से फिर उसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और बहुत सारी और कंट्रीज़ भी उसमें शामिल होगी। कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी, इसमें किर्गिज़स्तान भी शामिल हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली शायद 2000 अगर मैं भूल ना रहा हूं तो पाकिस्तान को उन्होंने शामिल किया है 2017 में, जून 2017, हाँ जून 2017 में उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को भी मेंबरशिप दी है SCO में। SCO के 8 मेंबर्स हैं। इसको बनाया गया था 1996 में एज शंघाई 5, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों को इसमें दी गई है मेंबरशिप, मुकम्मल मेंबर्स हैं, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स उसमें शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्या दे सकता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स को। पाकिस्तान जो है उनको सेंट्रल एशियन स्टेट्स को साउथ एशिया के साथ मिला सकता है कॉरिडोर के ज़रिए से। पाकिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, जिसको यूरेशियन हार्टलैंड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यूरेशियन हार्टलैंड, क्योंकि यूरोप और एशियन नस्ल के लोग यहाँ पे आबाद हैं। हार्टलैंड ये भी, और रशिया का ऊपर वाला हिस्सा, इसको यूरेशियन हार्टलैंड बोलते हैं। इसको कनेक्ट कर सकता है पाकिस्तान अपनी पोर्ट्स के साथ सी के ज़रिए से। तो पाकिस्तान प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट रूट टू यूरेशियन हार्टलैंड टू इंडियन ओशन, और साउथ एशिया के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकता है। इस तरीके से पाकिस्तान बहुत कुछ दे सकता है यूरेशिया को या फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर पाकिस्तान एक्सपर्ट हो चुका है वॉर अगेंस्ट टेरर के लिए, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक रेजोडिएटर है, बनने का सबब है टेररिज्म। तो पाकिस्तान जो है वो इज़ ऑन द फ्रंट लाइन अगेंस्ट टेररिज्म। दैट इज़ पाकिस्तान इज़ to the advantage of a Shanghai Cooperation Organization. What is the benefit of Shanghai Cooperation Organization for Pakistan? हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं या वो वाली स्टेट्स जो एनर्जी रिच हैं, पाकिस्तान को फ़ायदा देगी, क्योंकि पाकिस्तान इज़ एनर्जी स्ट्रैप्ड कंट्री। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान की आइसोलेशन ख़त्म होगी दुनिया में। जिस तरीके से इंडिया ने कैंपेन चलाई है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, सार्क में उसकी कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल रही है, लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान इज़ नॉट अ पराया कंट्री। इवन पाकिस्तान इज़ द मेंबर ऑफ SCO, विच इज़ द लार्ज organization, a very powerful organization because of the presence of China and Russia. And SCO को टाउट किया जा रहा है। SCO is thought to be the counterweight to NATO. इसको कहा जाता है ये ईस्टर्न NATO बनने की काफ़ी पोटेंशियल रखती है। तो इस तरीके से पाकिस्तान का इसमें मौजूद होना पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को भी साबित करेगा, लेकिन इंडिया भी इसमें शामिल है।